Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied a black body concept. Today we will start a new topic. What is Kirchhoff law? Kirchhoff law. So for any body, we know that good absorber are good emitter. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बॉडी अच्छी एब्जॉर्बर है, मान लीजिए कोई बॉडी है एक अच्छी एब्जॉर्बर है, ठीक है, तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज़्यादा होगी और एब्जॉर्बर अच्छी है तो एमिटर भी अच्छी होगी, तो उसका एमिसिव पावर भी अच्छी होगी, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी की एब्जॉर्बर अच्छी है तो उसकी ए की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा होगी। कोई बॉडी एमिटर अच्छी है तो उसकी एमिसिव पावर भी ज़्यादा होगी। फॉर एनी बॉडी किरचॉफ लॉ ने बताया कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A फॉर एनी टेम्परेचर। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि E लैम्डा इज इक्वल टू A लैम्डा। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई बॉडी अगर अच्छी एब्जॉर्बर है तो अच्छी एमिटर होगी, और किसी भी मान लीजिए कोई बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अच्छी एब्जॉर्बर है, मान लीजिए रेड कलर बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती है तो वो रेड ही कलर एमिट भी ज़्यादा करेगी। मैक्सिमम एब्जॉर्ब अगर रेड कलर कर रही है तो मैक्सिमम रेड ही कलर एमिट भी करेगी वो बॉडी, ठीक है ना। तो इसलिए E लैम्डा इज इक्वल टू A लैम्डा, जिसका ध्यान रखिएगा फॉर एनी बॉडी। फिर उन्होंने क्या बताया इसका स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन स्टेट दैट द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एमिशन एट एनी गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना। इट स्टेट दैट द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट ऑफ एमिशन एट एनी गिवन टेम्परेचर। ये इसका स्टेटमेंट हो गया, तो आप इसका स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा। फिर बात आती है इसकी प्रूफ की, कि इसको प्रूफ कीजिए भाई कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर या E लैम्डा अपॉन A लैम्डा, E लैम्डा इज इक्वल टू A लैम्डा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए इन्होंने ये बताया, देखिए एक इनक्लोजर लिया इन्होंने और इसमें 3 बॉडी रखी, तीनों बॉडी, देखिए 3 बॉडी रखी है और तीनों बॉडी का ज्योमेट्रिकली डायमेंशन सेम है, ठीक है ना। मान लीजिए एक इन्होंने फर्स्ट बॉडी रखा इधर, सेकंड बॉडी जो थर्ड है ये ब्लैक बॉडी है हमारे पास, ठीक है। इन्होंने तीसरी जो है ब्लैक बॉडी रखी और ये थोड़ी देर बाद, जो भी इस रूम का टेम्परेचर T है, और थोड़ी देर बाद ये सभी बॉडी का एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है कि मतलब अब इस तीनों बॉडी पे जो इस रूम का टेम्परेचर बराबर हो गया होगा, सबका सेम हो गया होगा। कहने का ये मतलब है अब हीट जो इंसिडेंट हो रही होगी बराबर की हो रही होगी इन सब तीनों बॉडी पे। मान लीजिए यहाँ पे भी जो हीट इंसिडेंट हुई Q हुई, इस बॉडी पे भी जो हीट इंसिडेंट हुई Q, और इन ब्लैक बॉडी पे भी जो हीट इंसिडेंट हो रही है Q। अब वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी पे कि ये कितनी एब्जॉर्ब कर रही है, इंसिडेंट तो बराबर की ही हो रही है हीट, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसका एब्जॉर्प्टिव पावर A1 है, सेकेंड वाली बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर A2 है, और जो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर है वो क्या होती है 1। यह पता है ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है, क्योंकि ये सभी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है मैक्सिमम 100%। इसी तरह फर्स्ट बॉडी के जो एमिसिव पावर है वो E1 है, E2 है एमिसिव पावर फॉर सेकेंड बॉडी, और इसकी ब्लैक बॉडी के लिए हमने बोल दिया EB, ठीक है ना, एमिसिव पावर EB है, ठीक है। ध्यान रखिए इन तीनों बॉडी का जो डायमेंशन है सेम है ज्योमेट्रिकल, और Q तीनों बॉडी पे सेम है, ठीक है ना। अब हमें फार्मूला पता है भाई, क्या होता है भाई, हीट एब्जॉर्ब का फार्मूला क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या होता था A इंटू हीट इंसिडेंट। ये तो होता था भाई, A बराबर क्या था, हीट एब्जॉर्ब बाई द बॉडी डिवाइडेड बाई हीट इंसिडेंट। तो तभी तो A की वैल्यू 1 से कम आती थी, ये 1 के बराबर आती थी। ध्यान रखिएगा, तो हमने वही फार्मूले को रख दिया, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू A इंटू हीट इंसिडेंट। और हीट इमिटेड का फार्मूला क्या होता था, हीट इमिटेड बाई बॉडी इज इक्वल टू E
ए इंटू टी, मान लीजिए हम टी टाइम तक इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो ई ए टी, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए अब एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, हीट एब्जॉर्ब कितनी हो रही है इस बॉडी के लिए, अगर हम देखें ए इंटू हीट इंसिडेंट, ए की जगह हमने A1 रखा, हीट एब्जॉर्ब निकालना है, और हीट इंसिडेंट कितनी हो रही है Q, तो A1 इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू भाई हीट एब्जॉर्ब बराबर हीट एमिटेड, यही तो ना, एब्जॉर्ब पावर इक्वल टू एमिटेड पावर, यही हमको देखना है। हीट एमिटेड कितनी हो रही है, हीट एमिटेड होती है ई ए टी इज इक्वल टू ई की जगह हमने रखा E1, ए की जगह ए रखा, ए यह सबको हमने बताया सेम ही है डायमेंशन, और टी टाइम तक। सिमिलरली फॉर सेकेंड बॉडी के लिए हम ये लिख सकते हैं A2 इंटू क्यू इज इक्वल टू ई टू ए इंटू टी। थर्ड बॉडी के लिए क्या लिख सकते हैं हम भाई, ए इंटू क्यू, ए की जगह हम 1 रख दें, तो 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू ई बी ए इंटू टी। तो यहाँ से हम A1 अपॉन E1 निकालें तो हमें क्या मिल रहा है, ए टी अपॉन क्यू। यहाँ से हम A2 अपॉन E2 निकालें, ए टी अपॉन क्यू। यहाँ से हम ई बी 1 अपॉन ई बी निकालें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए टी अपॉन क्यू। अब आप देखिए A1 अपॉन E1, A2 अपॉन E2 और 1 अपॉन EB ए टी अपॉन क्यू के रेशियो में आ रहे हैं, तो हेंस E1 अपॉन A1 इज इक्वल टू E2 अपॉन A2 इज इक्वल टू EB। कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं, ई लैम्डा किसी भी वेवलेंथ के लिए भी कहें इक्वल टू ई लैम्डा बी, तो हम कह सकते हैं ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ई लैम्डा इज कांस्टेंट ए लैम्डा, यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई एट एनी गिवन टेम्परेचर, यही तो प्रूफ करना था भाई। क्या बोल रहा था शुरुआत में, आप देखिए ई लैम्डा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा बोल सकते हैं इसको, यही तो हमने कहा था, इक्वल टू ए, तो इज लैम्डा इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल बताएंगे तो कांस्टेंट एक यूज़ करेंगे, कांस्टेंट ए लैम्डा, तो ई लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट ए लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा था, यहाँ पे देखिए ए लैम्डा इज कांस्टेंट, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। ये किरचॉफ लॉ था, इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।